नमस्कार, मैं नयन वाजने स्वागत करता हूँ आप सभी का ब्लिस एकेडमी पर। इस लेक्चर के अंदर हम इंडो इस्लामिक कल्चर में से चैप्टर 6 हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया को पढ़ेंगे, जिसमें इस लेक्चर के अंदर जो अर्ली इन्वेजन्स इंडिया के ऊपर हुए उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि किस ऑर्डर के अंदर इन सारी चीज़ों को हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस लेक्चर में अराइवल्स ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया की कि किस तरीके से जो मुस्लिम्स हैं वो पहली बार इंडिया के कांटेक्ट में आए। फिर हम जानेंगे पहले अरेबियन इन्वेजन को जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने करा। इसी तरीके से फिर तुर्किश इन्वेजन को जानेंगे जो कि मोहम्मद गजनवी ने करा। और आखिर में लेक्चर में हम बात करेंगे गौर डायनेस्टी की, जिसकी फाउंडेशन मोहम्मद गौरी ने करा थी। और कौन से वो इनके स्लेव्स थे जिन्होंने आगे जाके फिर दिल्ली सल्तनत की फॉर्मेशन करी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मुस्लिम्स के कांटेक्ट की इंडिया के साथ। अगर हम इंडियंस मुस्लिम पॉपुलेशन को देखें तो ये जो पॉपुलेशन है दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, नेक्स्ट टू इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान। साथ ही साथ अगर इंडिया के रिलीजन्स के टर्म्स में देखें तो ये दूसरी लार्जेस्ट रिलीजन पॉपुलेशन है इंडिया में, जो कि 13.5% बनाती है इंडिया की पॉपुलेशन का। अब अगर अरब्स की बात करें तो जो अरब के लोग थे, इनके जो ट्रेड रिलेशन थे, ये प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्थ से पहले से थे। क्योंकि जो साउथ इंडिया का मालवार कोस्ट है, बेसिकली यहाँ पे शिप्स आती थी अरेबिया से ट्रेड पर्पस के लिए। यहीं पर एक राजा थे जमूरिन सामी करके, जो कि राजा थे केरला के। इस दौरान इन्होंने इस्लाम को कबूल किया था। इसी तरीके से एक और राजा हुए चिरामन पेरुमल करके, जो कि तजुद्दीन के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने भी इस्लाम को कबूल करा और इन्हीं ट्रेडर्स के साथ ये वापस मदीना चले गए और वहीं पर फिर इन्होंने अपनी लाइफ को बिताया। पिछले लेक्चर के अंदर हमने लास्ट में ये डिस्कस किया था जब प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी सरमन दे रहे थे, यानी कि खुतबुल विदा दे रहे थे। तो वहां पर अपनी स्पीच में इन्होंने जो सहाबीज थे उनसे कहा था कि अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप पूरी दुनिया में फैल जाएं और इस्लाम को बढ़ावा दें। तो इसी वजह से स्कॉलर्स ने पाया है कि लगभग 17 जो सहाबी हैं और 44 ताबीन हैं। ताबीन बेसिकली उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने किसी भी सहाबी को देखा हो और इस्लाम कबूल करा हो, ये इंडिया के अंदर आ गए। बेसिकली अगर हम केरला के पास जाएंगे तो वहाँ पे जो ग्रेवयार्ड्स हैं, वहाँ पे इनकी कब्रें मौजूद हैं, तो वहाँ से हमें ये पता चलता है। साथ ही साथ जो राजा चेरमन पेरुमल थे, इन्होंने वहाँ पर एक मस्जिद भी बनवाई थी जो कि चिरामन जुमा मस्जिद है 1629 एडी के अंदर मालवार कोस्ट में केरला में। और यही पहली मॉस्क है इंडिया की। लेकिन एग्जाम में अक्सर जो कातुल इस्लाम मॉस्क है उसको ही पहली मॉस्क माना जाता है। फिर अगर हम कहें कि भाई कौन ऐसे लोग हुए जिन्होंने पहली बार इस्लाम को कबूल किया, तो बेसिकली मालवार में कम्युनिटी रहती थी मपीलास करके। ऐसा माना जाता है ये जो कम्युनिटी थी यही सबसे पहले इस्लाम के अंदर कन्वर्ट हुई। और क्योंकि इनके अरब्स के साथ क्या थे, काफी क्लोज रिलेशनशिप थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इस्लाम था वो इंडिया के अंदर आया। अब हम बात करते हैं इनिशियल इन्वेजन्स की। तो सबसे पहला इन्वेजन जो इंडिया के ऊपर हुआ अरेबिया से, वो 1712-1740 एडी के बीच में हुआ। ये जो कह सकते हैं पहला डायरेक्ट कांटेक्ट था मुस्लिम्स का इंडिया के साथ, जहाँ पे अरब अटैक हुआ ऑन द नेस्ट ऑफ पायरेट्स नियर सिंध, जिसको प्रेजेंट टाइम में हम मुंबई कहते हैं। क्योंकि जो अरेबिया के लोग थे ये अपना ट्रेड सिक्योर रखना चाहते थे अरेबियन सी में। सेम टाइम पे जो अरब्स थे, ये बेसिकली कई सारे जो इंडिया के पोर्ट थे वहाँ पे सेटअप हो गए थे और वहाँ पे छोटी छोटी मुस्लिम कम्युनिटीज होती इमर्ज होने लगी थी। इन कम्युनिटीज की जो ग्रोथ थी वो इस वजह से भी थी कि जो इंडिया के राजा थे, जिसमें हिंदू राजा भी थे साउथ इंडिया के, मेनली जैसे चोलास थे, ये मुस्लिम मर्सनरीज को अपने यहाँ पे काम पे रखते थे। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो फर्स्ट अरेबियन इन्वेजन था इसका जो मेन रीजन था वो ये था कि सिंध में बेसिकली जो 8 शिप्स थी अरब की, उनको लूट लिया गया था। जिसमें से काफी सारे जो गिफ्ट्स और ट्रेजर्स थे जो कि श्रीलंका के राजा ने खलीफ के लिए भेजे थे, उनको लूटा गया था। और ये जो लूटपाट हुई थी, जो देवल का पोर्ट पड़ता है नियर सिंध, वहां पर हुई। तो ये जो अनलॉफुल एक्ट था पायरेसी का, इसको काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया गया वालिद बिन अब्दुल मलिक के द्वारा। और उन्होंने जो सिंध के राजा थे दाहिर, उनसे कहा कि आप क्या करिए, इन लुटेरों के ऊपर एक्शन लीजिए। लेकिन दाहिर ने वहां पे कोई एक्शन लेने से मना कर दिया। तो बेसिकली जो वालिद बिन अब्दुल मलिक थे, उन्होंने एक मैसेज भेजा
अपने आर्मी कमांडर हजाब बिन यूसुफ के साथ कि आप क्या करिए, कॉम्प्रोमाइज़ करिए इस चीज़ के लिए और ये जो हमारा नुकसान हुआ इसके लिए कॉम्पेंसेशन दीजिए। लेकिन ताहिर ने इसको मानने से भी क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया और कहा कि भई ये जो पायरेट्स हैं इनके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, तो इस वजह से मैं कम्पेंसेशन भी नहीं चुकाऊँगा। इसके कारण जो हज्जात था इसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उसने सोचा कि मैं क्या करूँगा, एक मिलिट्री एक्सपीडिशन सिंध के ऊपर भेजूँगा और इसके लिए जो खलीफा थे उन्होंने भी इनको परमिशन दे दी। तो फिर आगे जाके यहाँ पे जो मोहम्मद बिन कासिम थे, इनको ठीक है हज्जाज के द्वारा यहाँ पे भेजा गया। अगर थोड़ा-सा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जाने तो मोहम्मद बिन कासिम जो है, ये एक अरब कमांडर थे उमय्यद कैलिफेट के अंदर, ठीक है? ये पहले मुस्लिम थे जो कि सक्सेसफुली इंडियन सबकॉन्टिनेंट को इन्वेड कर पाए। 1712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम पहले अरब मुस्लिम बने, जिन्होंने इंडिया को इन्वेड करा और जो राजा दाहिर थे, सिंध के, ठीक है? इनको हरा के यहाँ पे मार दिया, ठीक है? यानी कि जब ताहिर ने बात नहीं मानी तो अल्टीमेटली यहाँ पे लड़ाई हुई, जिसकी लीडरशिप मोहम्मद बिन कासिम को दी गई थी और यहाँ पे इनकी जय हुई। तो आगे जाके इसी दौरान ये पहले ऐसे मुस्लिम बने जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इंडिया में स्टार्ट करे धराम के नाम से, तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ ये पहले ऐसे रूलर हुए जो कि अरेबियन हॉर्सेस को इंडिया के अंदर लाए, ठीक है? साथ ही साथ अरेबिक लैंग्वेज जो भी थी ये भी इंडिया के अंदर इन्हीं के द्वारा लाई गई। लेकिन जो मोहम्मद बिन कासिम का एंड था ये काफ़ी ज़्यादा क्या था, ट्रेजिक था। जब इन्होंने ताहिर सेन को हरा दिया तो उनकी जो 2 बेटी थी, ठीक है? उनको ये अपने साथ अल हज्जाज के बेटे के लिए ले गया। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम ने उन दोनों को अ, डॉटर्स को अल हज्जाज के सामने रखा तो उन डॉटर्स ने अल हज्जाज से कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारा रेप कर दिया है आप तक भेजने से पहले। तो इसके पनिशमेंट में जो अल हज्जाज थे उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया और उनको डेथ पनिशमेंट दे दी 1714 एडी के अंदर। तो इस तरीके से जो पहला अरेबियन इन्वेजन था वो इंडिया के ऊपर हुआ। अगले 250 ईयर्स के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग हिंदू रूलर्स हम कहें नॉर्थ इंडिया के अंदर रहे, जिसके कारण जो इन्वेजन थे वो नहीं हो पाए और मुस्लिम नज़रिए से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए अगले 250 ईयर्स से हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। अब हम सीधे बात करेंगे तुर्किश इन्वेजन की, जो कि 1000 से लेके 1027 एडी के बीच में इंडिया पे हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे एक डायनेस्टी थी जिसको गजनी डायनेस्टी या फिर यामनी डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। जो अलप्तगिन है ये फाउंडर थे गजनी डायनेस्टी के, ठीक है? इसके बाद जो सुबुक्तगिन थे, इन्होंने मल्टीपल टाइम्स पेशावर यानी कि सिंध पे ऊपर अटैक किया, लेकिन हर बार यहाँ पे एक जो राजा थे जयपाल वो इनको हरा देते थे। सुबुक्तगिन की यहाँ पे बेसिकली डेथ हो जाती है इस बैटल में जयपाल के साथ। तो इसके बाद जो मोहम्मद गजनवी हैं वो अगले राजा बनते हैं गजनी डायनेस्टी के और ये डिसाइड करते हैं कि मैं क्या करूँगा, सुबुक्तगिन की जो डेथ हुई है उसका बदला जयपाल से लूँगा। क्योंकि जो सुबुक्तगिन थे ये फादर थे किसके? मोहम्मद गजनवी के, ठीक है? तो अलप्तगिन बेसिकली फाउंडर हो गए गजनी डायनेस्टी के। अलप्तगिन के एक गुलाम और सन इन लॉ यानी कि दामाद कौन बना? सुबुक्तगिन बना और सुबुक्तगिन के जो बेटे हैं मोहम्मद गजनवी वो अगले रूलर बन गए गजनी डायनेस्टी के। तो पहले के टाइम पे यही होता था कि जो लोग थे ना वो डिफरेंट स्लेव्स को खरीद के लाते थे जो कि इंटेलिजेंट या फिर पावरफुल होते थे और वो आगे जाके उनके लिए ही एक प्रॉब्लम ना बन जाए, तो उसके लिए क्या करते थे अपनी बेटियों की शादी उनके साथ करा देते थे। तो इस तरीके से जनरली आने वाले जो आप राजा देखेंगे उसमें यही पाएंगे कि जनरली राजा स्लेव और एक सन इन लॉ हुआ करता था। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जब सुबुक्तगिन की डेथ हो गई जयपाल के साथ तो मोहम्मद गजनबी ने फिर गद्दी संभाली और ये डिसाइड किया कि अब क्या करेंगे, हम अपने फादर की डेथ का यहाँ पे बदला लेंगे। तो बेसिकली इस रिवेंज को लेने के लिए लगभग 17 बार 25 साल के अंदर मोहम्मद गजनवी जयपाल के ऊपर अटैक करते हैं। पहला अटैक जो इन्होंने किया 1000 एडी के अंदर करा, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद गजनवी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 1017 एडी के अंदर जो आखिरी अटैक था, यहाँ पे ये सक्सेसफुल हो गए। लेकिन इस दौरान इन्होंने जयपाल को मारा नहीं, बस बंदी बना लिया और इनकी काफ़ी बेइज़्ज़ती करी, जिसके कारण इनको काफ़ी ह्यूमिलिएशन फ़ील हुई और अल्टीमेटली यहाँ पे इस ह्यूमिलिएशन से क्या हुआ, इन्होंने सुसाइड कर ली। इसके बाद मोहम्मद गजनवी ने इंडिया की जो डिफरेंट चीज़ें थी, जैसे कि इंडिया का गोल्ड था, आइडोलेट्री थी और इस्लाम को जो प्रमोट करना था, इसको अपना टारगेट बनाया। ये पहले ऐसे
पर्सन बने जिन्होंने सुल्तान का टाइटल होल्ड करा और गाजी का टाइटल होल्ड करा, लेकिन ये जो टाइटल थे इनको किसी कैलिफ ने नहीं दिए थे, खलीफा ने नहीं दिए थे। सुल्तान का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूलर और गाजी का मतलब होता है एक किलर जो कि अपनी एनिमी को बैटल के दौरान मारता है। लेकिन इनसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनके दौरान कुछ राइटर्स हुए जिन्होंने कुछ चीज़ें लिखी, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे कि फिरदौसी ने शाहनामा लिखा, ये इनके कोर्ट राइटर थे, इसको आप याद रखना। अल-ब्रूनी ने किताबुल हिंद यानी कि तहकीक-ए-हिंद लिखा इंडिया के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी दौरान जो उताबी करके एक पर्सन थे, इन्होंने चाचा नामा ट्रांसलेट किया था, जो कि ओरिजिनली अरेबिक में थी, इसको पर्शियन में। और एक पर्सन हुए वेहाकी करके, इन्होंने जो सुबुक्तुगिन थे, यानी कि जो मोहम्मद गजनबी के फादर थे, उनकी बायोग्राफी लिखी थी तारिक सुबुक्तुगिन। तो ये जो चारों पॉइंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम पर्पस से आप इनको याद रखना। इसके बाद अगली जो चीज़ यहाँ पे हमें पढ़नी है वो है गौर डायनेस्टी। गौर डायनेस्टी के अंदर जो मेन रूलर हुए वो मोहम्मद गौरी थे जिन्होंने 1175 से लेके 1206 एडी के बीच में रूल किया। तो मोहम्मद गौरी जो है बेसिकली फाउंडर हैं गौर डायनेस्टी के। इनका असली नाम मोइजुद्दीन था या फिर शहाबुद्दीन मोहम्मद था। ये बेसिकली एक पावरफुल प्लेस गजनी से आए थे जो कि अफगानिस्तान के अंदर पड़ती है। इनका मेन मोटिव ना तो गोल्ड यहाँ पे लूटना था ना ही आइडोलेट्री लूटना था, लेकिन इनका जो मेन मोटिव था वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना था। इसके लिए इन्होंने 1178 एडी के अंदर जो सोमनाथ टेम्पल था गुजरात में उसके ऊपर अटैक करा। 1179 एडी के अंदर गौरी के कंटेम्प्ररी ही चौहान डायनेस्टी के एक रूलर थे नॉर्थ इंडिया में जिनको राय पिथोरा पृथ्वीराज थर्ड या फिर पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। इन्हीं पृथ्वीराज चौहान के एक पोइट थे चंद बिदाई करके जिन्होंने राय पिथौरा की बायोग्राफी लिखी है पृथ्वीराज रासो। फिर 1191 एडी में पहला बैटल होता है तैरीन का करनाल हरियाणा में जो कि पृथ्वीराज चौहान के साथ होता है और पृथ्वीराज चौहान गौरी को इस बैटल के अंदर हरा देते हैं और यहाँ से हारने के बाद गौरी वापस अफगानिस्तान लौट जाता है। इसके बाद या हम कहें इसी दौरान कुछ और भी चीजें पृथ्वीराज चौहान की लाइफ में हो रही थी जैसे कि पृथ्वीराज जो थे ये बेसिकली एक राजकुमारी थी संयोगिता करके जो कि कन्नौज की राजकुमारी थी। ठीक है, इनसे प्यार करने लगे थे और उस टाइम पे जो कन्नौज के राजा थे वो जयचंद थे। लेकिन जो जयचंद थे ये भी क्या थे, एक चौहान थे और ये पृथ्वीराज को पसंद नहीं करते थे क्योंकि धीरे धीरे करके जो चौहान कम्युनिटी थी उसमें पृथ्वीराज का जो रुतबा था वो बढ़ता जा रहा था और कहीं ना कहीं जयचंद को साइडलाइन किया जा रहा था। तो इन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए जो संयोगिता थी उसका स्वयंवर रख दिया। ठीक है, और उसमें पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया था। तो इस बात से गुस्सा होकर जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने संयोगिता को किडनैप कर लिया। इसके कारण फिर जो जयचंद थे ये गौरी के साथ जाके मिल गए और पृथ्वीराज चौहान को मारने की एक साजिश इनने रची। तो आगे जाके फिर 1192 एडी में सेकंड बैटल होता है तहरीन का और अब की बार जो गौरी है वो पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पर मार देता है क्योंकि गौरी को यहाँ पे सपोर्ट करा था जयचंद ने। आगे जाके 1193 में जो गौरी है वो दिल्ली को कैपिटल बनाता है। इसी बीच 1192 एडी में जो सेकंड बैटल ऑफ तहरीन हो रहा था, यहीं पर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे इन्होंने सूफिज्म की भी स्टार्टिंग कर दी थी इंडिया में, जिसके लिए इन्होंने अपना कॉटेज बनाया था या कहें खानका बनाया था अजमेर के अंदर। दरगाह अजमेर शरीफ जो है ये श्राइन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, क्योंकि आगे वाले लेक्चर्स में हम सूफिज्म में भी पढ़ेंगे। 1194 एडी के अंदर फिर बैटल ऑफ चंदावर होता है कन्नौज में, जहाँ पे गौरी क्या करता है, जयचंद को हरा देता है। फिर 1206 एडी के अंदर गौरी जो है वापस चला जाता है गजनी, लेकिन रास्ते में जो जाट कम्युनिटी थी जम्मू कश्मीर के अंदर वो इसको पकड़ लेती है और इसको मार देती है। ठीक है, बेसिकली याद ये रखना है कि इसी दौरान कुछ और भी चीज़ें इन्होंने करी, जैसे कि जब सारी चीज़ें मोहम्मद गौरी यहाँ पे इंडिया में कर रहे थे, इसी दौरान 1204 और 5 एडी के बीच में एक पर्सन थे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी करके, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि कुमार गुप्त ने 1413 एडी में बनाई थी बुद्धिस्ट एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ओके, अब बेसिकली जब 1206 एडी के अंदर यहाँ पे गौरी की डेथ हो जाती है तो वापस जाने से पहले जो मोहम्मद गौरी थे ये अपने एक गुलाम जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इनको कमांडर बना के गए थे क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इन्हें काफी एफिशिएंटली गौरी की मदद करी थी बैटल ऑफ चंदावर के अंदर। ठीक है, गौरी died while going back to Ghazni before leaving he handed over the responsibilities of promoting the Islam in India on the कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि जहां और एक तरफ
जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया ही इंडिया का, लेकिन बाकी का जो इस्लाम प्रमोशन का वर्क था वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ये सौंपे गए। तो जिसके लिए फिर आगे जाके कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिदें बनवाई। एक क़ुव्वातुल इस्लाम मॉस्क है जो कि दिल्ली के अंदर है, दूसरा ढाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर के अंदर है। ये दोनों ही मॉस्क कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। अब हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी के स्लेब्स के बारे में। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, बेसिकली इन्होंने एक मीनार बनवाई थी, इसको कुतुब मीनार हम कहते हैं अज़ान देने के लिए, जो कि कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी के नेम पे बनाई गई। कंस्ट्रक्शन जो था कुतुब मीनार का 1199 एडी के अंदर स्टार्ट हुआ अंडर द टाइम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन बाद में इल्तुतमिश ने 1229 एडी में कंप्लीट कराया। 1369 के अंदर लाइटनिंग होने के कारण ऊपर के 2 फ्लोर जो थे डिस्ट्रॉय हो गए। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसको कंस्ट्रक्ट कराया और आगे जाके सिकंदर लोदी ने फिर जो आपका कुतुब मीनार था उसका रिनोवेशन कराया। ठीक है, तो बेसिकली जब मोहम्मद घोरी वापस जा रहे थे तो मोहम्मद घोरी के उस टाइम पे 3 मेन स्लेव्स थे। इसके बीच इसने अपनी जो रियासत थी उसको बाँट दिया था। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया गया था हिंदुस्तान रूल करने के लिए, याल्दुज को गजनी रूल करने के लिए दिया गया था और जो कोबाचा था उसको काबुल और कंधार दिया गया था रूल करने के लिए। ठीक है? तो इस लेक्चर के अंदर बेसिक हमने थोड़ी-सी हिस्ट्री जानी कि किस तरीके से जो मुस्लिम्स थे वो इंडिया के अंदर आए अटैक करने के लिए। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी, आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके से चीज़ें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आगे बढ़ रही हैं। इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन्स हैं, आप एक बार क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस लेक्चर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं। तो इसके लिए क्वेश्चन बैंक पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।